So in the last video, we discussed about the definitions of fundamental units. So we discussed the first three definitions, that is 1 meter, 1 kg and 1 second. So meter is the unit of length, kg is the unit of mass and second is the unit of time. So the fourth quantity which we are going to discuss is current, and we know the SI unit of current is ampere. So in class 10th you studied that 1 ampere of current is that much current when 1 coulomb of charge flows in a conductor across any cross-sectional area in 1 second. So that ratio of coulomb upon time is 1 ampere of current. But in 1948 we got a new definition of 1 ampere of current, and that we are going to study today. This is in our syllabus. So according to this definition, 1 ampere is current is how much? तो इसमें ये कहा गया है कि if we will take two conductors of infinite length, so if there will be two conductors of infinite length and both the conductors are separated by a distance of 1 meter. So if there are two conductors of infinite length and they are separated by a distance of 1 meter, then the force acting between the two conductors due to the current should be 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter length of the conductor. अगर दो कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का है और दोनों के बीच 1 मीटर की दूरी है, 1 मीटर से वो सेपरेटेड है, और उन दोनों कंडक्टर के बीच 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर के वजह से, हर एक यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर के वजह से, तब उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको 1 एम्पेयर करंट माना जाएगा. तो इसमें तीन बातें हम लोगों को याद रखनी है. पहला, देयर शुड बी टू कंडक्टर्स of infinite length and the current will flow in the conductor. Due to this current there will be an attractive force acting between the two conductors, और ये attractive force 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन का होना चाहिए जब ये दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर होगा. सो 1 मीटर का सेपरेशन और 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन का फोर्स, ये फोर्स हर एक यूनिट लेंथ के वजह से होना चाहिए, तब इसमें जो करंट फ्लो होगा उसको 1 एम्पेयर करंट माना जाएगा. सो द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पेयर ऑफ करंट इज रिटन हियर. 1 एम्पेयर इज दैट कांस्टेंट करंट which when maintained in two straight conductor of infinite length and negligible cross sectional area and placed 1 meter apart in vacuum, so the total system should be placed in a vacuum condition, it is placed in a vacuum, would produce between them a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter length. तो ये डेफिनेशन जो है ये 1 एम्पेयर को डिफाइन करता है, और 1948 में ये डेफिनेशन हम लोगों को फिजिक्स में मिला था. ओके, द नेक्स्ट क्वांटिटी इज टेम्परेचर. सो देयर आर बेसिकली 3 यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर: डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट. बट द SI unit of temperature is Kelvin. So we will discuss and define only
केल्विन स्केल एंड द डिग्री सेल्सियस स्केल इज वेरी सिंपल। अगर हम एक डिग्री सेल्सियस स्केल को वाटर को कंसिडर करके उसको स्केल बनाया गया, उसका स्केल बनाया गया। अगर हम पानी लेते हैं, क्योंकि पानी सब जगह अवेलेबल है, अगर हम पानी लेते हैं और उसको हम लोग फ्रीज करते हैं तो वो जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा उसको हमने 0 माना और अब हम उसको हीट देना शुरू करते हैं और जब वो स्टीम बनेगा, स्टीम बनने के कंडीशन में होगा, उस वक्त हमने उसका रीडिंग को 100 रखा। ये जो रीडिंग रखा जाता है ये अल्कोहल के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के को कंसिडरेशन में रखते हुए रखा जाता है। इस पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे। सो 0 डिग्री एंड 100 डिग्री, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब उस 100 डिग्री से 0 डिग्री तक 100 टुकड़े कर दो, तब जो एक टुकड़ा बनेगा दैट विल बी 1 डिग्री सेल्सियस। इट इज वेरी सिंपल। लेकिन जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी, उसमें हम लोगों को ये पता चलेगा कि जब किसी भी तरह का मूवमेंट मॉलिक्यूल्स में ना हो, जब सभी मॉलिक्यूल्स रुक जाएं, रेस्ट में रहें, उस समय जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग 0 केल्विन मानते हैं। तो जब when all the molecules are at static condition, are at rest, then the temperature will be considered as 0 Kelvin। तो 0 केल्विन में जब सेल्सियस स्केल के साथ टैली किया गया उसको, तो वो पता चला कि 0 केल्विन -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन के बराबर होगा। अब 273.15 केल्विन के उतने ही टुकड़े कर दो जैसे 100 और 0 डिग्री सेल्सियस में किए थे। तो 273 के हमने 273.15 टुकड़े कर दिए, तब जो एक टुकड़ा मिला वो एक टुकड़ा कितना होगा? तो वो एक टुकड़ा 1 केल्विन होगा। तो इसका जो डेफिनेशन है उसको ऐसे लिखा गया कि 1 केल्विन, केल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.15। तो 273.15 का एक टुकड़ा ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। सो ये है आपका 1 एम्पेयर करंट का डेफिनेशन, ये है आपका 1 केल्विन का डेफिनेशन। इसके बाद 2 छोटे छोटे और डेफिनेशंस हैं, हम लोगों को उसको स्टडी करना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को। इसको हम लोग देखते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। तो जो हमारा अगला फिजिकल क्वांटिटी है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसका यूनिट हम लोगों ने पढ़ा है, दैट इज मोल। तो 1 मोल कितना होता है? तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में केमिस्ट्री में किया हुआ है। 1 मोल इज दैट इज ओनली द एवोगाड्रोस नंबर, है ना। सो डेफिनेशन क्या है? 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एज मेनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स एज दे आर इन 0.012 kg ऑफ कार्बन। यानी 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम, दैट इज ओनली 0.012 kg ऑफ कार्बन। सो वी आर डिस्कसिंग इन दिस ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन का जो पार्टिकल्स उसमें आएंगे, ठीक है, वो पार्टिकल्स 1 मोल होता है और वही एवोगाड्रो नंबर होता है। तो ये एक मोल एक नंबर है, एक मेजरिंग यूनिट है। डेफिनेशंस जो थोड़ा सा परेशान करता है वो है हम लोगों का लुमिनस इंटेंसिटी का। मैंने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इंटेंसिटी का यूनिट कैसे बनाया गया, कि किसी बल्ब का चमक कितना है इसको मेजर कैसे किया जाए, इसको नंबर में कैसे एक्सप्रेस किया जाए, इसका डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है। तो इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है? कैंडेला। तो कैंडेला एक्चुअली कैंडल से है, कैंडल वर्ड से कैंडेला को लिया गया, और किसी भी बल्ब की इंटेंसिटी कितनी होती है ये कैंडल से ही हम लोग कंपेयर करके इसका यूनिट बनाए।
अब 1 कैंडेला कितना होगा इसको समझिए। So 1 candela is luminous intensity of a source that emits monochromatic radiation. मोनोक्रोमेटिक और पॉलीक्रोमेटिक ये दो तरह के रेडिएशंस होते हैं। मोनोक्रोमेटिक का मतलब उसका सिंगल वेवलेंथ होगा, जैसे विबग्योर आप लोग पढ़े हुए हो, तो विबग्योर में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि व्हाइट लाइट चेंजेस इनटू सेवरल बैंड्स ऑफ कलर्स। तो उसमें जो व्हाइट लाइट है ना, वो बहुत सारे कलर्स के मिक्सचर से वो व्हाइट बना है, तो वो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। लेकिन जब वो प्रिज्म से पार हो जाता है तो वो इंडिविजुअल कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वो जो इंडिविजुअल कलर है तो उसका हर एक कलर अपने आप में मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, मोनोक्रोमेटिक लाइट कहलाएगा। तो मोनो मीन्स 1, तो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। अब कैंडल से कौन सी कलर की लाइट निकलती है, तो येलो कलर की लाइट निकलती है, इसीलिए इसका यूनिट भी उसी को कंसिडर करके बनाया गया। सो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 इंटू 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी किसका है, तो ये फ्रीक्वेंसी येलो कलर का है। हर एक कलर अपने अपने फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कैंडल से जो येलो लाइट निकलता है वो येलो लाइट कभी ज्यादा येलो हो सकता है, कभी कम येलो हो सकता है, लाइट येलो या डार्क येलो हो सकता है। तो उसके लिए एक एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी को फिक्स किया गया कि दैट फ्रीक्वेंसी शुड बी 540 इंटू 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज, इतना फ्रीक्वेंसी का ये होना चाहिए। अब उसके बाद एंड दैट हैज रेडियंट इंटेंसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ 1/683 वाट। तो जब भी कोई बल्ब जलता है तो बल्ब का चमक हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में किसको देखते हुए मानते हैं, तो पावर को देखते हुए मानते हैं। जैसे हमने कहा एक 100 वाट का बल्ब ले लो और एक 50 वाट का बल्ब ले लो, कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा, किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो आप क्या बोलोगे कि 100 वाट का बल्ब का चमक ज्यादा होगा। तो आपने पावर को कंसिडर करते हुए आपने आंसर दे दिया। तो एक कैंडल से जो लाइट निकलती है वो लाइट, ये एक कैंडल है और ये एक कैंडल से जो लाइट निकलती है, ये लाइट 1/683 वाट का पावर बनाना चाहिए इसको। ये 1/683 पावर का जो वाट है, ये जो पावर है, ये कितना होता है, तो ये 1 स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ अ सॉलिड एंगल। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये इस तरह से हमने एक बर्थडे कैप रखा, ये जो बर्थडे कैप है ये एक सॉलिड एंगल बनाता है। तो इसके अंदर ये जो लाइट जाएगी तो ये लाइट इसके अंदर इस तरह से फिल हो जाना चाहिए और इसका जो एंगल होगा ये 1 स्टेरेडियन होगा। 1 स्टेरेडियन 1/683 वाट के बराबर होगा। तो पूरा कहानी क्या है, पूरा कहानी ये है कि अगर हम एक कैंडल को जलाते हैं और उस कैंडल से अगर येलो लाइट निकल रहा है और उस येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर इतनी है 540 इंटू 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज, इतनी फ्रीक्वेंसी की वो येलो लाइट है, और अगर वो 1/683 वाट का पावर दे रहा है पर स्टेरेडियन, हर एक सॉलिड एंगल पर स्टेरेडियन एंगल पर अगर वो इतना वाट का पावर हमको दे रहा है और उस लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर इतनी है, तब उस पूरे क्या बोलते हैं चमक को हम लोग 1 कैंडेला मानेंगे। ये 1 कैंडेला का डेफिनेशन है। तो ध्यान में रखने वाली बात इसमें कौन सी कि कैंडल से जो लाइट निकलेगी, ये लाइट की चमक, ये लाइट का फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, तो ये 540 इंटू 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज, इससे ना ज्यादा इससे ना कम। हाँ, येलो में बहुत सारे वेरिएशंस हैं, डार्क येलो है, बहुत ज्यादा डार्क है, लाइट है, इस तरह से। लेकिन
इतना फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो येलो लाइट मिल रहा है इसका जो पावर बनेगा वो पावर 1/683 वाट होना चाहिए हर एक एंगल पे, हर एक सॉलिड एंगल पे। और वो हर एक सॉलिड एंगल का मेजरमेंट किसमें होता है? स्टेरेडियन में। सो 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। तब इसमें जो इंटेंसिटी, इसमें जो लाइट, ये जो लाइट को कवर कर लेगा पूरा का पूरा बर्थडे कैप, ये लाइट को हम लोग क्या कहेंगे? 1 कैंडेला इंटेंसिटी का लाइट है। तो इस तरह से इसके डेफिनेशंस बनाए गए हैं। अब हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स को स्टडी कर लिए हैं, उसके डेफिनेशंस को स्टडी कर लिए हैं। अब हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट्स पे आते हैं और प्रैक्टिकल यूनिट्स को स्टडी करते हैं कि डेली लाइफ में हम लोग जो यूनिट्स को यूज करते हैं उसको डिफाइन कैसे किया जाएगा और उसका एसआई यूनिट में क्या कन्वर्सन होगा, ये हम लोगों को पढ़ना है।